बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं उसमें मुतवक्के कामयाबी ना मिलने पर या बहुत बड़े मार्जिन से कामयाबी ना मिलने पर पार्टी ओहदेदारान से रिपोर्ट तलब की है। तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात के वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है, जो एक बड़ा अलार्मिंग सूरत हाल हुकूमत के लिए पैदा करने जा रही है। जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है बलूचिस्तान के वज़ीर आला के खिलाफ, उसमें 16 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए कम अज़ कम 13 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद होना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के बाद ये सिलसिला, ये मामला आगे बढ़ेगा पंजाब की जानिब या वफाक की जानिब? इसके बाद अपोजिशन अगर इस सूरत हाल में नाकाम होती है तो फिर अपोजिशन के पास क्या रास्ता बचता है? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़रा ने जो उन पर इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ ईवीएम को लेकर, उस पर आज इलेक्शन कमीशन में इन एक्शन हुआ। वफाकी वज़रा को अब नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या वफाकी वज़रा लगाए गए इल्ज़ामात को साबित कर पाएंगे या उन पर नाअहली की तलवार अब लटकने लगी है और हुकूमत ने सबको बना लिया है मगर अपने खिलाफ मीडिया हो, अदलिया हो, अपोजिशन हो, सभी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ आपने देखा धरने भी होते नजर आए, मीडिया ने भी दिया, अपोजिशन भी धरने के लिए तैयार है। अब इस सूरत हाल में क्या अपोजिशन आने वाले दिनों में एक पेज पर आने वाली है? बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक अगर अपोजिशन की कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में या वफाक में एक पेज पर आकर लेकर आएंगे? क्योंकि महंगाई का आने वाला तूफान हुकूमत के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है पाकिस्तान में। और खबर यह है कि आने वाले चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 10.5 रुपए तक का इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है, क्योंकि हुकूमत मुआशी दुरुस्तगी के दावे कर रही है मगर सब कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। डॉलर की ऊंची उड़ान, पेट्रोल के बढ़ते रेट इस बात की गुमाजी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आने वाला है। हुकूमत के पास इस महंगाई को रोकने के लिए क्या इक़दाम हैं, क्या प्लान है हुकूमत के पास? क्योंकि हुकूमत दावे तो ये कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल ये बयानात देते नजर आ रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे। हुकूमत के खुद अपने वज़रा ये कहते नजर आए माजी में कि हुकूमत की असल दुश्मन महंगाई ही है। तो इस महंगाई को काबू करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है? बकौल वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन नाकारा मिली है या कमज़ोर मिली है? अब अपोजिशन ऐसा लग रहा है अदम एतमाद की तहरीक जो बलूचिस्तान में आई वो आने के बाद अपोजिशन एक बार फिर से एक पेज पर आती है तो हुकूमत किस तरह हैंडल करेगी? हुकूमत अपोजिशन की अगली मूव से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अदम एतमाद की तहरीक आपकी एक अहम इत्तेहादी जमात के वज़ीर आला के खिलाफ आ चुकी है। अगर ये इस मूव में अपोजिशन अब तक कामयाब हो जाती है तो पंजाब या वफाक में अदम एतमाद की तहरीक आती है, आप लोग तैयार हैं? पहली बात तो जहाँ तक बलूचिस्तान का मामला है, ये आईनी हक है अपोजिशन का। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। यही से कुछ जमहूरियत कहते हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। अगर उनके पास स्कोर पूरा होगा और वो अदम एतमाद कामयाब कर लेते हैं तो फिर मैं लफ्ज़ रिपीट करता हूँ, वो चीफ मिनिस्टर होंगे और हम लोग अपोजिशन में होंगे। अब अगला सवाल आपका
जब कहीं और अपोजिशन की तहरीक आती है, आपको खुसूसन याद होगा कि पंजाब। एक तहरीक आई थी सेनेट में, जी जी। और वहां तो इनकी मेजोरिटी भी थी, तो लेकिन स्कोर पूरा नहीं कर सके और तहरीक एतमाद नाकाम हो गई। अभी अभी बलूचिस्तान को पहले देख लेते हैं तो वहाँ क्या बनता है, और कल अगर कहीं और आती है तो ये तो हमारा आईने पाकिस्तान जो है वो इख्तियार देता है, हक देता है अपोजिशन को, जमा हुकूमती पार्टियों को, उन्होंने क्या ऑप्शन इख्तियार करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपोजिशन कर रही है ये उनका हक भी है, और उसमें उनको अगर वो करेंगे तो इसमें कोई कतई अमर माने नहीं है। जब लेकिन सेनेट में एक इंशाल्लाह तहरीक आई थी और अब जो तहरीक आई है उस वक्त सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस वक्त तो उस वक्त सिर्फ अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, इस वक्त तो आपके सामने है सूरत हाल। मीडिया ने प्रोटेस्ट किया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस जारी करने का फैसला किया है वफाकी वज़रा के खिलाफ। तो क्या सेम रिजल्ट की तवक्को अब भी आप कर रहे हैं? जवाब क्या होगा? आपकी चलिए बात को मान लिया जाए कि हालात मुख्तलिफ हैं, मीडिया है, इलेक्शन कमीशन है, और बहुत सारे अपोजिशन के और अतवार हैं, हुकूमती अहदेदार कुछ पार्लियामेंटेरियन खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने तो पहले ही फिक्र में कह दिया था कि अदम इत्मीनान कामयाब तो हो जाए। तो भाई ये तो जब हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था, पहले असेंबली में भी हम लोगों ने इत्मीनान का वोट दिया, हम वजीर आला बने, हम वजीर आजम बने, पंजाब में वजीर आला बने, केपी में वजीर आला बने। अभी आपने रिसेंटली देखा कि गिलगित में हम लोग जीते, कश्मीर में जीते। अब अगर हम पे इत्मीनान नहीं रहता हाउस का, तो भाई उसी दिन वो वजीर आला होंगे और हम अपोजिशन की चेयर पे बैठे होंगे। इसलिए इसमें बिल्कुल कोई ना होने वाली बात है, कुछ ना तब्दीली घबराने वाली बात है। कुछ तब्दीली हुक्मरान जमात के रवैये में भी आ गई। अगर यही सवाल आपसे एक साल पहले होता तो आप ये कहते कि अपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होने वाला। अब आप तैयार हैं दूसरी तरफ बैठने के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राना अरशद ये साहब, तो वो बातें हैं, जी ये तो वो बातें जब पहली बात तो आपको पता है हमारा कप्तान और हमारा लीडर कहता है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब तो स्टेटमेंट कुछ घबराया हुआ लग रहा है ना बसरा साहब। मैंने अर्ज किया ना, एक साल पहले होता तो आप कहते करने दें, जो होता है होने दें, कुछ नहीं होगा, ये ऑपोजिशन कुछ भी नहीं। अब आप कह रहे हैं हम दूसरी तरफ बैठने के लिए तैयार हैं। अच्छा जवाब, आप सवाल दूसरा आपने कह दिया कि कुछ नहीं होता, मैं खुद भी कहता हूँ कुछ नहीं होगा, ये शौक पूरा कर लें। अगर कुछ होगा, मैं तो आपको उस जवाब जो आपने एक सिनेरियो पेश किया है कि जी आपके अपने लोग खिलाफ हो गए हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन के इश्यूज आ गए हैं, मीडिया के, मैक्सिमम क्या होगा, मैंने तो वो उसको उस पिक्चर को पेंट किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। राना अरशद साहब, बसरा साहब कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप लोग अपना वजीर आला ले आएंगे, वो दूसरी तरफ बैठने के लिए तैयार हो अपोजिशन की बेंचेस पर। क्या पंजाब में पीएमएलएन इस तरह की तहरीक लाने के लिए तैयार है? पीपल्स पार्टी तो फोर्स कर रही है काफी टाइम से आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद कुमार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल, और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अहम नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। मैं समझता हूँ बसरा साहब मेरे तरह पॉलिटिकल वर्कर हैं, और ये बात उनकी ठीक है। क्या होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो कोई और होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मकसद तो मेरे भाई बसरा साहब ने बयान कर दिया कि जो असल इशू थे, जो 25 जुलाई 2018 को जब आरटीएस सिस्टम को सलाहकर इनको गवर्नमेंट दी गई थी, तो अगर 3.25 साल में कुछ नहीं किया तो 2.25 साल में क्या कर लेंगे। अगर आवाम के इश्यूज का फिक्र होता तो आज हम ये बात करते कि यार जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इतने इल्जामात लगे, और उस वक्त तो जिम्मेदार को 5 रुपए 35 पैसे की यूनिट फ्री बिजली मिल रही थी, और आज जिम्मेदार को वो यूनिट जो है वो 15 रुपए का, और रात 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वो यूनिट 25 रुपए का मिल रहा है। भाई उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो डीएपी 2500 की मिलती थी, 500 की सब्सिडी मिलती थी, आज 7000 की कर दी है। खान साहब ने कहते हैं घबराना नहीं। खान साहब, अब आपके घबराने का वक्त आया चाहता है, और वो आ चुका है, क्योंकि आप ये देख लें कि जब जिम्मेदार को आपने परेशान कर दिया, बम्बर क्रॉप्स गंदम की या गन्ने की, और अब गंदम क्या है,
बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। यही है सवालिया निशान। 1400 रुपए मन गंदम थी तो रोटी 4 रुपए की थी। जिमीदार को बिजली 5 रुपए 35 पैसे की मिलती थी। आज 1800 400 रेट बढ़ने के बाद रोटी की कीमत हो गई है 10 से 12 रुपए और नान की कीमत हो गई है 15 से 20 रुपए। माशाल्लाह क्या डबल माशाल्लाह जंप लगाया है खान साहब ने। और उसी तरह फरमाने इमरान है कि पंजाब में राणा साहब, पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक आप लोग लाएंगे आने वाले दिनों में? जवाब साहब सिर्फ आधा मिनट, जवाब साहब सॉरी, आज डॉलर 169 170 मैं आऊंगा डॉलर के हवाले से भी आपसे डिटेल में बात करेंगे, महंगाई पर भी बात की जाएगी। इस वक्त सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी काफी टाइम से आप लोगों को कह रही है कि अदम एतमाद की तहरीक लाए, पीएमएल अब इस पर सोच रही है? मैं समझता हूं कि कल जो मीडिया के बिल के पर जो अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी थी, कौमी इशूज पर हम आज भी इकट्ठे हैं। और हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि हम मुतहद्दा अपोजिशन ने पीडीएम के प्लेटफार्म पर अपनी स्ट्रगल का आगाज किया था, तो ये साथ साथ चलना था। और अभी मैं समझता हूं कि मुतहद्दा अपोजिशन जो है वो ऑन बोर्ड है मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। तमाम ऑप्शन पर बात हो सकती है, हरफे आखिर कोई चीज नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि आज पंजाब में जो वज़ीर आला भर्ती किया गया ये तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था 31 मई 2018 तक, बल्कि जून के महीने में भी ये हमारे साथ था। और 23 साल की खान साहब की कारकर्दगी तो सामने है ना कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं मिला तो मुस्लिम लीग नून से एक लोटा लिया, उसको वज़ीर आला भर्ती कर लिया। गवर्नर का उम्मीदवार नहीं राणा मिला साहब, सवाल तो वही हमारे खड़ा है, पुराने गवर्नर को लगा दिया। सवाल वही इसलिए है, अदम हमें- एतमाद की तहरीक हमें- पंजाब से हमें आने वाली है। एतमाद की मैं जल्दी ठीक, नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपका जवाब साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमें एतमाद की- आपका तज्जिया क्या कहता है? पीएमएलएन बलूचिस्तान में देखकर क्या पंजाब से अदम एतमाद की तहरीक लाने पर एग्री हो जाएगी? कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा होने वाली है। और जरा इस पर भी तज्जिया कीजिएगा, बलूचिस्तान में तहरीक आई है, क्या ये कामयाब हो जाएगी अपोजिशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद कमाल साहब। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, देखिए बहुत सोच समझ के, बलूचिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ लोगों का आपस का एक ताल्लुक वास्ता बहुत होता है और वो पार्टी जो तकाजे होते हैं उनसे बालातर होता है। जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो 16 अरकान असेंबली ने एक अदम एतमाद की तहरीक लाए हैं, तो ये सोच समझ के लाए हैं। 16 अरकान तो वो हैं जो सामने उन्होंने शो करा दिए हैं, जी, लेकिन इसके अलावा लोग उनके पॉकेट्स में मौजूद हैं और मुझे बिल्कुल इस चीज़ का इल्म भी है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत टफ टाइम वहाँ मिल सकता है। जाम कमाल साहब की जो कारकर्दगी है उससे आम आदमी भी जो है वो ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देता। इसलिए कोयटा शहर जो है वो भी बहुत तवज्जो का तालिब है। और इसी तरीके से जो कोस्टल एरियाज़ हैं और जो वहाँ अब बलूचिस्तान पे जो असरात अफ़गानिस्तान के हवाले से नमूदार होना शुरू हुए हैं, ठीक। मेरा ख़्याल है आपको सिक्योरिटी सिचुएशन तो इल्म ही है। अगर वहाँ अफ़वाज पाकिस्तान माशाल्लाह ड्यूटी न दे, तो जो बलूचिस्तान के दीगर इदारे हैं, जो कानून नाफ़िज़ करने वाले हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो उतनी तसल्ली बख्श नहीं है, ठीक, गो राइट। के बहुत सॉरी टू शहादतें कट दे यू, रहे हैं। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा। अब आपने कहा कि काफी टफ टाइम मिलने वाला है। अगर जाम कमाल साहब चले जाते हैं तो फिर बीएपी का ही दूसरा वजीर आएगा या फिर बीएपी को अपोजिशन बेंचेस पर बैठना पड़ेगा? देखिए, बीएपी जो है वो पहले ही एक ऐसी पार्टी थी जो रातों रात तश्कील दी गई थी। उसके पीछे उसके खद्दो-खाल इस तरह से नहीं है, उतनी मजबूती नहीं है, ज़हनी हम आहंगी नहीं है और आइडियोलॉजी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बीएपी का जो फ्यूचर है वो वैसे भी, अगर लेट्स से कि ये हुकूमत का वक़्त ख़त्म हो जाता, तो बीएपी खुद ब खुद तहलील हो जाती। बीएपी के अंदर वो जान नहीं है। मैं आपको पता है बलूचिस्तान की तूल व अर्ज़ में फिरता हूँ, इसलिए मुझे इल्म है। जहाँ तक आपने पंजाब के हवाले से बात की, देखें ऑपोजिशन जो है वो शायद अभी तक 3 साल भी ना गुज़ारती और मुझे पूरा यकीन है इस बात का, ये यहाँ राणा साहब बैठे हुए हैं, मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि अगर उस वक़्त पीएमएलएन चाहती शुरू के अंदर, तो पंजाब में इनको हुकूमत ना बना दे देती और पीएमएल अपनी हुकूमत वहाँ बना सकती थी। जिस तरह से जोड़-तोड़ किया जाता है, प्रेशराइज़ किया जाता है, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो दूसरी तरफ से भी हुए।
ये भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये मसलियतों का शिकार हुए और कुछ दबाव का शिकार हुए। मैं समझता हूँ कि अभी जो गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला है वो जारी है। अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को साइड पे किया गया है, थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब को एक्टिव किया गया जी। है, लेकिन जिन लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो लोग अब काफी समझदार हो चुके हैं इस मामले को। अब रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी हैं चीजें, लेकिन दाएं बाजू की जमातों का एक किरदार बहरहाल मेरे ख्याल में बनता है, जो कि पीडीएम में शिरकत से और एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ हाथ मिलाने के बाद पीएमएल जो एन है उसका एक यकीनन उसकी साख को बहुत धचका पहुंचा है, अच्छा। क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ मिल गई तो राइट जो बाजू है वो इस टाइम पे नजर नहीं आता। तो ठीक। जहां तक पंजाब की आपने अदम एतमाद की बात की, अगर ये चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन ये जब इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं तो फिर मामलात जो होते हैं वो का- तातुल का शिकार हो जाते हैं। अगर पंजाब से आती है तो कामयाब हो जाएगी तहरीक? बिल्कुल हो जाएगी, अगर पंजाब से आएगी तो बिल्कुल कामयाब होगी, ये तो फॉर श्योर है। ठीक। लेकिन अगर दिल से लाना चाहें तो ठीक ठीक, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। चौथा वजीर खजाना भी महंगाई पर काबू पाने में कम हो गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन हो गया। उसने 2 वफाकी वज़रा को नोटिस भेजने का फैसला कर लिया। क्या आने वाले दिनों में वफाकी वज़रा नाअहल हो सकते हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात के बाद ये फैसला किया गया है कि अब वफाकी वज़रा को नोटिस भेजे जाएंगे। फ़िलहाल अभी नोटिस नहीं भेजेगा, लेकिन ये फैसला हो चुका है। शौकत बसरा साहब, ईवीएम को लेकर मामलात काफ़ी ख़राब हो गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत के। क्या होने वाला है? अगर नाअहली की तरफ तो सूरत हाल नहीं जा रही, अगर ऐसा होता तो फिर हुकूमत क्या करेगी? पहले मैं आपके सवाल से हट के जरा एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि ईवीएम मशीन, अगर इस पे इतराजात ना इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं, ना ही हमें कोई ऑपोजिशन बता रही है कि इतराजात हैं क्या। मैं बता देता हूँ इनके इतराजात हैं क्या, जरा वो नोट कर लें। एक तो ये है कि ईवीएम मशीन और वोट नहीं उससे जाया हो सकता। दूसरा, उससे इजाफी वोट शामिल नहीं हो सकते, वो वोट उससे गायब नहीं हो सकते, वोटिंग के अमल को सुस्त नहीं किया जा सकता, एक वोटर दो बार वोट नहीं डाल सकता, बाहर से वोट लाकर शामिल नहीं हो सकते, छप्पे नहीं लग सकते, फार्म 45 वाली 2 नंबरी नहीं हो सकती, नताइज में 1 मिनट की ताखीर नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ख्याल कहता है कि अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर इतराजात हैं। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम पुरअमन इलेक्शन करवाना है, उनका काम कानून साजी नहीं है। मुझे जवाब एक मिनट बात कर लेने दीजिएगा। कानून साजी पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, जो चाहे कानून बनाए। अगर हम कोई कानून साजी गलत करेंगे, आइन के मुताबिक करेंगे, उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट है। पहली बात तो ये है। अब बाकी नोटिस की बात, देखिए नोटिस जो है उन्होंने दिए हैं, डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे कि हमने क्या आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी की है। तो आप जब उनका नोटिस, पहली बात तो हमें अभी उनका नोटिस मीडिया में हमने देखा है, जब नोटिस हमारे दोनों वज़रा को पहुंचेगा। अपोजिशन का इस पर मौक़िफ़ ये आ रहा है कि अगर हम आईनी इदारों में बैठे कुछ मनफी किरदारों के खिलाफ बोले तो हमारे खिलाफ एक्शन की बातें होती हैं। अब हुकूमत तो बराह रास्त इदारों को मुतनाज़ बना रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ बना देना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ पुरअमन इलेक्शन करवाना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि इलेक्शन का जो अमल है वो साफ और शफाफ तो बसरा साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी मामले को लेकर ईवीएम से मुतमईन नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अब ये ईवीएम से मुतमिन हो या ना हो, ये काम कानून साज इदारे का है, पार्लिमान का है, वो उनका हक है, हमारी अपोजिशन का हक है, एमएनएज का है, सेनेटर्स का है। वो सवालात उठाए, वो कानून बनाएंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद कराने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन। अगर अब्दुल्ला हमीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले पर? मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगा। देखें, सारी बातें अपनी जगह,
मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि 22 जनवरी 2021 तक ये ख्याल था हुकूमत का कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरपूर एतमाद था और उसके जो भी रिजल्ट्स थे वो उनको काबिल कबूल थे। डस्का इलेक्शन के जो पहला जो अमल था उसके अंदर मुकम्मल एतमाद था और कहा गया कि हम उन माजी के हुक्मरानों की तरह नहीं हैं जिन्होंने चीज़ों को मुस्तरद किया। हम मनोमन जो है वो तस्लीम करेंगे। ये शिबली फराज साहब मौजूद हैं। वो इसी तरीके से जो हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जिस तरह बसरा साहब फरमा रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने एतराज़ात हैं तो रेफ़रेंस क्यों नहीं दायर किया जाता? बात तो ये है कि आप एक इदारे को तनकीद का तीर-ओ-तफ़ंग का निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन और ये भी कहा जाता है शफ़कत महमूद साहब की जानिब से ग़ालिबन मार्च के अंदर कि वो कहते हैं, हालाँकि वो वज़ीर तालीम हैं और वो कह रहे हैं कि जी पूरे इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इसी तरीके से जो रेफ़रेंस दायर कराए हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी खोलें और ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके मुतल्लिक शेख रशीद साहब जब वो रेलवे के सेक्रेटरी थे तो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि बेहतरीन काम किया गया और तारीफ़ी ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म साहब को और कहा गया कि इन आदमी को कंटिन्यू कराया जाए, इनको किसी और जगह के ऊपर अच्छी जगह पे भेजा जाए क्योंकि ये एक ईमानदार, फ़र्ज़शनास और बेहतरीन सलाहियतों के मालिक शख्स हैं। ये इनके अपने वज़ीर कह रहे हैं। देखें, बात ये है कि इदारों की सोच के ऊपर जिस तरह से पहले वज़ीर साहब ने कहा रेलवे के जनाब आज़म सवाती साहब ने, तो आज़म सवाती साहब ने एक बहुत ही सख्त बयान दिया। उसके बाद जब फवाद चौधरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो हम सब की राय है। तो क्या हुकूमती इदारों को जलाने का, हुकूमती इदारों को ख़त्म करने का ये मेरा नहीं ख़्याल कि आईन पाकिस्तान के जो है इसमें कहीं भी लिखा हुआ है। हुकूमती इदारे हर कोई अपनी-अपनी जगह काम कर रहा है। ये जब आपके हक़ में काम करें तो अच्छे, लेकिन जब आपके मुखालिफ चलें और कश्मीर में जाने से आपको रोक दें तो इलेक्शन कमीशन बुरा हो गया। देखें, ये बात ऐसे नहीं होती, इदारे हैं। मैंने सिर्फ़ सिंपल सी बात कही कि वो इतने गंदे हैं तो रेफ़रेंस ले आएँ और उनके खिलाफ इंक्वायरी खोल डालें। क्यों नहीं खोले जाती? जो एतराज़ात अभी बताए बसरा साहब ने कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, एक बंदे का 2 वोट कास्ट नहीं हो सकता, फॉर्म 45 वाले मामलात सामने नहीं आ सकते हैं, वक्त पर इंतखाबात होंगे, वक्त पर नताइज सामने आएंगे, नताइज लेट नहीं हो सकते, ये वो मामलात हैं जिनको लेकर अपोजिशन चाहती है कि EVM ना आए। जवाद कुमार साहब, गुजारा ये है, अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आपने देखे जी, जो इमरान न्याजी डिफेंस से ख्वाजा साद रफीक से वो 600 या 400 के आगा पीछा करके जीते थे। वो ज़िमनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 में जीता, ख्वाजा साद रफीक साहब एमएनए हैं। और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की 9 सीटें थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 की 9 वार्ड के अवाम ने मियाँ नवाज शरीफ के शेर पर इत्मीनान का इजहार किया। और लास्ट वीक जब इमरान खान आए थे लाहौर, गवर्नर हाउस में बैठकर उस हलके के आज़ाद कैंडिडेट्स को पीटीआई के कैंडिडेट्स के हक में बिठाया जा रहा था। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है, नहीं है। वहाँ असद उमर से लेकर इनके एमएनए, वफाकी और सूबाई वुज़रा ने। आप ये देखें इलेक्शन कमीशन की ये क्या बात मानते हैं। वार्ड नंबर 10 में हर गांव में 2-2, 3-3 ट्रांसफार्मर जाते हैं, पीसी गलियां बन रही हैं, वहाँ सुई गैस के पाइप जा रहे हैं। मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ और इलेक्शन कमीशन को हम दरखास्तें देते रहे, कोई एक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। अगर इमरान खान के पास इंटरनल पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए टाइम नहीं है, एप्लीकेशन देते हैं तो 1 साल का टाइम मिल जाता है। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। फॉरेन फंडर केस को अगर वो टेकअप नहीं करते, वो ऐसे बाबर कौन है जो कहता है कि पूरी दुनिया से अरबों रुपए ले गए। ये सादक और अमीन साहब को चाहिए कि EVM पर एतराज PMLN का क्या है राना साहब? EVM पर ये 25 जुलाई 2018 की इंटरनेशनल धांधली की कंटिन्यूटी है मेरे भाई। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। सर इजाजत दे तो थोड़ा सा आगे बढ़ लें। एक और अहम मामला जिस पर डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं, बसरा साहब पहले आप इसका जवाब दीजिएगा। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, सोना तारीख की महंगी तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम जो मसनूआत है उनमें ₹10.5 का इजाफा होने जा रहा है। चौथा वजीर खजाना आप लोगों ने तब्दील कर दिया, वो भी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज कोरोना पर सारा मलबा डाल दिया कि कोरोना की वजह से महंगाई काबू में नहीं आ रही है। कब हुकूमत महंगाई पर काबू पाएगी? क्या सद्देबाब है? क्या इकदाम हुकूमत आने वाले दिनों में करेगी? जवाब ये वाकई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है
हमें जब की ये हुकूमत मिली है वो यही है कि हमने महंगाई को, बेरोजगारी को किस तरह कंट्रोल करना है। इट्स अ रियल चैलेंज, और उसके लिए वार फुटिंग के प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारी जो टीम है वो भागदौड़ कर रही है, लेकिन जितनी हमें कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसकी बहुत सारी वजूहत है, और ये जो कोविड वाली बात है, ये तो हकीकत है, ये तो कोई रखी छुपी बात नहीं है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज है उसको उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े ममालिक आप देख लें, पूरी तरह एक्सपोज हुए। तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमी पहली आपको पता है कि बुरे हालात से गुजर रही थी, और खास तौर पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उसमें कितना कसूर हो सकता है, आप ये असेस कर सकते हैं कि 70 साल के अंदर एक बार भी जो हुकूमत और जो वज़ीर-ए-आज़म कभी इक़्तिदार में ना आए हों, और उनको आते ही ऐसी इकोनॉमी मिले जिसमें कर्जों के अंबार हों, तमाम इदारे तबाह बर्बाद हों, और इंटरनेशनली फिर ऐसे हालात मिले जैसे आपको मैंने पहले अर्ज किया है, और ऑल ऑफ सडन फिर कोविड का आ जाना। लेकिन इंशाल्लाह इसके बावजूद हमारी भरपूर कोशिश है कि ये महंगाई हमारी आवाम को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से हम सब लोग खुद भी परेशान है, उसको कंट्रोल करें। और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने जो एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो नौजवान यूथ प्रोग्राम है, जो हेल्थ कार्ड है, इसी तरह की बहुत सारी जगहों पे सब्सिडीज दे रहे हैं। यही बात हमारे जहन में है कि हमारे वो लोग खास तौर पे जो मजदूर पेशा हैं, जो सुबह मजदूरी पे जाके शाम को अपने बच्चों के लिए रोजी कमा के आते हैं, उनके लिए हम खास तौर पे जो आम खाने जी। पीने वाली चीजें हैं, कब होगा चीनी बसरा है, साहब? आटा सवाल ये है, घी है। चौथा वजीर खजाना तब्दील कर लिया, महंगाई पर काबू पाने के इकदाम प्राइम मिनिस्टर साहब करते नजर आए, बयान देते नजर आए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। आप लोग 3 साल बाद भी कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मसला है हमारे लिए। जवाब देखिए, मैं फिर करो, अगर 70 साल में नहीं हो सका तो 3 साल में राइट, किसके पास जादू की छड़ी है? तो ठीक। 3 साल में 70 साल का अब्दुल काम हमीद गुल साफ साहब, कर बसरा दिया। साहब ने तो ये कहकर जान छुड़ा ली है कि 70 साल में नहीं हो सका तो 3 साल में जादू की छड़ी तो हमारे पास है नहीं। महंगाई पर आने वाले दिनों में आपको लगता है हुकूमत ऐसे इकदाम कर लेगी, इस पर काबू पा लेगी, या ये एक तौक बनती नजर आ रही है मौजूदा हुकूमत के लिए, गले का तौक? जवाद कमाल साहब, एक तो बात यह है कि 70 साल की बात जो है वो गैर मुनासिब है। 1974 तक पाकिस्तान एशियन इकोनॉमिक टाइगर था, इसलिए मेरे ख्याल में तारीख जो है उसको सही रखा जाए तो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि चौथा वजीर खजाना है, और आपको याद है कि कोविड के बाद, बल्कि कोविड के दौरान में इन्होंने कहा कि हमने जो है, दुनिया ने कोविड से नुकसान उठाया, पाकिस्तान ने फायदा उठाया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो बर वक्त पॉलिसीज ली, और उससे एक्सपोर्ट्स जो थी वो हमारी बढ़ गई। ये हकीकत है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन उसके बाद जो हमने पॉलिसीज इख्तियार की, आज भी आप देखें ब्लिंकन जो हैं वो पाकिस्तान को डिक्टेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से बड़े वाजे उन्होंने अल्फाज अदा कर दिए। इसलिए जो हमारा तिजारती हुजम था वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ा जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के अंदर आवाम ने जो और आईना ब्लिंकन के दिखाया, स्टेटमेंट के बाद शौकत तरीन साहब का भी बयान आता है कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर रखना जरूरी है ताकि IMF के प्रोग्राम में आसानी मिल सके। जी देखिए, IMF के प्रोग्राम में बात यह है कि अभी तक कितने कर्जे वापस किए गए हैं, FATF के ऊपर क्या हुआ, 26 शराइत हमने मान ली 27 में से। दुनिया में जो 50% कंप्लायंस वाले लोग थे उनको उन्होंने ग्रे लिस्ट से हटा दिया, तो हमने तो जो है ऑलमोस्ट 95% मान ली, तो हमें क्यों ग्रे लिस्ट में अभी तक डाला गया? क्या हमने जो इतनी अमेरिका की खिदमत की, क्या उसके नतीजे में हमें अब ये मिल रहा है? क्या अब ये जो लोगों को, जिनको तकरीबन 20,800 लोगों जिनको हमने अफगानिस्तान से ठीक, इवैक्यूएट किया, मेरे पास वक्त तो कम है, फिर मैं क्या आपका लास्ट पॉइंट चाहूंगा कि हुकूमत महंगाई पर आने वाले दिनों में काबू पा लेगी? आपको लगता है ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं ये लोग? सवाल ही नहीं पैदा होता। हुकूमत जो है, ये महंगाई अब इनके हाथ से राना निकल अरशद गई है। साहब, और सहाफियों के साथ आप लोग आकर बैठ गए एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, अपने कायदीन को की जो उनके ऊपर जो केसेस हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाते नजर आए। ये जो इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, इसके लिए कब प्रोटेस्ट करेंगे, कब हुकूमत से बराह रास्त बात की जाएगी? जवाद साहब, आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ ने लास्ट ईयर मसाके माशियत की बात की तो इन लोगों ने मजाक किया। आज डॉलर की जो उड़ान है इसका कोई और जिम्मेदार नहीं, डायरेक्ट इमरान नियाजी जिम्मेदार है। आज 169 या 170 रुपए हो चुके हैं, और जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। चीनी आज भी महंगी है, और चीनी के साथ साथ आटा महंगा, गंदम नहीं मिल रही, गंदम 2500 रुपए ब्लैक में मिल रही है। तो गवर्नमेंट कहां पे है? फिर आपने बात की वुजरा की, पहले असद उमर बना मिनिस्टर, वो न्यूयॉर्क से वापस आ रहे थे, फौरन वापस उनको फौरन कर दिया गया। फिर शेख हफीज साहब अब कहां पे हैं? उसके बाद हमाद अजहर खान,
ये शौकत तरीन साहब भी 6 माह के कंट्रैक्ट पे आए हैं, गालबन 2.5-3 माह हो चुके हैं, ये भी फारग हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ये बिलियन ट्रीज के नाम पे अरबों रुपए खा गए। ये मालूम जब्बे का हिसाब नहीं देते, ये बीआईटी का हिसाब नहीं देते। ये गरीबों की मेडिसिन 16 दफा महंगी हो चुकी है। ये कहते हैं घबराना नहीं। अब इमरान खान घबरा चुके हैं और अवाम परेशान है। इसलिए मैं यही कहना अवाम चाहता की हूं परेशानी कि के लिए पीएमएलएन कब मैदान में आएगी, सवाल ये। हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हैं। कल सुबह, आज का दिन बल्कि चढ़ चुका है, ठीक। 15 सितंबर को 180 पर डीजी खान डिवीजन के हमारे एमएनए एमपीए टिकट होल्डर ऑफिस बेयर्स की 2 बजे मीटिंग हो रही है। ठीक है, आप लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और राह अमल तय करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, माजरत चाहूंगा। राना अरशद साहब, शौकत बस्सा साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, सोना मुल्क में इंतहाई महंगे कीमतों पर फरोख्त होता नजर आ रहा है। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रही है, मीडिया भी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ऐसे में बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आना वफाकी हुकूमत के लिए नेक शगुन नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।